हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। एक बार फिर से हाजिर हैं 69,000 को लेकर। कुछ बड़ी खबरें हैं, उनको शेयर करेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में प्रयागराज से एक महत्वपूर्ण विज्ञप्ति जारी हुई है, उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। और सबसे गर्म मुद्दा जो है कि क्या SC ST OBC की होगी UR में ओवरलैपिंग, यानी कि UR की सीट में क्या SC ST OBC के मेरिटोरियस कैंडिडेट्स जा सकेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे रियल और ऑथेंटिक तरीके से। और 26,000 करीब 26,000 उत्तीर्ण अभ्यर्थी यदि बाहर हुए तो कम गुणांक की भी नौकरी होगी पक्की। ये कैसे, इस पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं सबसे अहम और गर्म मुद्दे की कि क्या SC ST OBC की ओवरलैपिंग UR की सीट्स में होगी। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। आरक्षण के जो नियम हैं, कायदे कानून हैं, उनके अंतर्गत SC ST OBC के जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स होते हैं उनकी ओवरलैपिंग UR की सीट्स में होती है। अगर वो UR के कट ऑफ को पार करते हैं तो उनका चयन UR की सीट में होता है। ये कोई नई बात नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ पेपर्स की कटिंग है, जैसे UPSSC UPPSC आदि का उदाहरण लेते हैं। देखिए, वो क्या है, कई चरणों की परीक्षाएं हैं जिनमें कि पहले प्री में इतने गुने अभ्यर्थी, मेंस में इतने गुने अभ्यर्थी बुलाने का प्रोविज़न है, जिस वजह से उसमें अलग अलग ये चीज़ें होती हैं कि शुरुआत में वहाँ पर आरक्षण नहीं दिया जाता है और एट लास्ट आरक्षण दिया जाता है। लेकिन जो बेसिक शिक्षा विभाग में भर्तियां हैं या यूपी सरकार की जो भी भर्तियां हैं, उसमें स्पेशली जो शिक्षक भर्तियों की अगर हम बात करेंगे और को हम दरकिनार करते हैं, उसमें ये चीज़ें हैं कि देखिए, राज्य सरकार के जो नियम हैं 1994 के सेक्शन 8(1) और 8(2), उसके अकॉर्डिंग पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट में ये साफ साफ लिखा है। उसको हम एक वीडियो के माध्यम से पूरी तरीके से और चर्चा कर देंगे। तो उसमें साफ साफ लिखा है कि स्टेट अगर चाहे तो रिलैक्सेशन दे सकता है और रिलैक्स्ड कैंडिडेट्स UR की सीट में जा भी सकते हैं। तो अगर इस एक्ट को ख़त्म किया जाए तभी ये संभव है, और इस एक्ट को ख़त्म किया जाना राजनीतिक रूप से कहीं भी परमिसिबल नहीं होगा, क्योंकि राजनीतिक कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। इस वजह से किसी भी राज्य सरकार के द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है। तो इस मुद्दे पर आपको परेशान बहुत ज़्यादा होने की आवश्यकता नहीं है। हर बार वो उसी की तरह की चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या जो OBC की ज़्यादा है या SC की ज़्यादा है, तो उससे अभ्यर्थियों को ऐसा लग रहा है कि सारी जनरल की सीट चली जाएंगी, या शिक्षा मित्र के उत्तीर्ण होने पर जनरल की सीट जाएंगी। जनरल मतलब UR की सीट जाएंगी। तो इससे क्या है, अभ्यर्थी कुछ अन्य जगह ऊर्जा अपनी लगा रहे हैं। लेकिन देखिए, अब यहाँ पर क्या कहेंगे कि कई सारे सब्सक्राइबर कहने लगते हैं कि जैसे हमने SC की कटाव पर थोड़ा सा डिस्कशन किया तो उन्होंने कह दिया कि लगता है आप SC हैं। फिर इसके बाद ST की बात पर तो किसी ने कह दिया लगता है ST हैं, कोई कहता है नहीं आप OBC हो, कोई कहता है, एक बार कहते थे कि जनरल के धुर समर्थक हो। कुछ वीडियो में जब हम कहा करते थे कि अगर 40-45% क्वालिफाइंग मार्क्स होगा तो जनरल का सबसे ज़्यादा घाटा होगा, उन विषयों पर कहते थे कि जनरल के आप धुर समर्थक हैं। तो देखिए, यहाँ पर रियल और ऑथेंटिक चीज़ें ही आपको प्रोवाइड की जाती हैं। हमेशा से नियम को और जो एक्ट्स हैं, रूल्स हैं, जो प्रोविजंस हैं, उनके तहत ही आपको जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। तो अवश्य ही 69,000 शिक्षक भर्ती में भी जो UR की सीट्स हैं उनमें SC ST OBC जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं, अगर वो मेरिटोरियस होंगे, उसकी कट ऑफ को क्वालिफाई करेंगे, जनरल की या UR की कह लें सामान्य तौर पर, तो उसके ओवरलैपिंग का प्रोविज़न वैसा ही रहेगा, उनको बाकायदा उनमें लिया जाएगा। ठीक है, इस मुद्दे में यही होना है। अगर आपको प्रयास करना है तो हम नहीं रोकेंगे, आप प्रयास कर लीजिए। जहाँ भी जिस स्तर पर आप प्रयास करना चाहते हैं तो कर लें। कुछ लोगों के द्वारा कोर्ट केस वगैरह चीज़ें भी कही जा रही हैं, तो हमारा सिर्फ उद्देश्य ये रहता है कि कोई भी शिक्षक भर्ती या आपका धन, ऊर्जा ये फालतू की चीज़ों में या व्यर्थ ना जाए। हमेशा से सही सलाह ही उपलब्ध करवाई जाती है, प्रोवाइड की जाती है। अन्यथा आपके खुद के विचार हैं, आपका खुद का डिसीजन है, आप खुद अमल में लाएं और जाएं अपना न्यायालय में भी इस चीज़ को चैलेंज कर सकते हैं, और अगर चाहें तो उसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जो सत्यता है वो यही है कि यही होना है और ये होता आया है, और इसका
निरसित होना उन रूल के जो 8(1) और 8(2) के तहत है, तो उसको निरसित करना बहुत ही मुश्किल है। अगर ऐसा किया जाएगा तो अवश्य ही स्थितियां बहुत ही गंभीर हो जाएंगी राजनीतिक पटल पर। तो इस वजह से ये चीज़ें नहीं की जाती हैं। कुल मिलाकर यही सत्यता है दोस्तों। अब 26,000 उत्तीर्ण अभ्यर्थी कुल मिलाकर उन पर चर्चा करेंगे। ये 26,000 कौन से अभ्यर्थी हैं? सबसे पहले तो 68,500 शिक्षक भर्ती के चयनित शिक्षकों की बात करेंगे। आज समाचार पत्रों के माध्यम से आप देख भी सकते हैं, संजोग मिश्रा जी की एक ये रिपोर्ट है। देखिए, सूरत हाल प्रयागराज संजोग मिश्र जी की आपने अभी तक पढ़ लिया होगा। हमारे कहने का मतलब ये है, सिर्फ हम आंकड़ा दिखाना चाह रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि 68,500 में चयनित तकरीबन 15,000 ऐसे शिक्षक हैं जो 69,000 भर्ती के परिणाम में भी सफल हुए हैं। अब नई भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होने पर पुराने शिक्षक भी फॉर्म भरेंगे। अपने मनपसंद जिले या उसके आसपास के जिले की मेरिट में नाम आने पर वे पुरानी नौकरी से इस्तीफा देकर नई नौकरी ज्वाइन कर लेंगे। यदि पसंदीदा जिले की मेरिट में नाम नहीं आता तो वो खाली पद छोड़ देंगे। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में 69,000 परीक्षा के कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों को नुकसान होगा, क्योंकि वेटिंग लिस्ट से चयन नहीं होता, इसलिए पद खाली रह जाएंगे। ऐसा अभ्यर्थियों की डिमांड है। एनओसी लेने के बाद ही आवेदन करने की दें अनुमति। देखिए, अभ्यर्थियों का कहना है सेवारत शिक्षकों को अपने नियोक्ता से बिना आपत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी के 69,000 के लिए आवेदन ना करने का प्रावधान होना चाहिए, ताकि सीटें खराब ना हो। चूंकि समान ग्रेड पे पर एक एनओसी मिलती ही नहीं है, इसलिए 68,500 में चयनित शिक्षक नई भर्ती में आवेदन नहीं कर सकेंगे। शासन को चाहिए कि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन में यह अवश्य पूछा जाए कि वह किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी निकाय संस्था आदि में सेवारत हैं या नहीं। जैसे केंद्र सरकार की सभी व राज्य सरकार की अन्य सेवाओं के लिए आवेदन के लिए एक कॉलम अनिवार्य रूप से अंकित होगा है। अनावश्यक विवाद उत्पन्न ना हो, इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग को भी चाहिए कि वह अपने आवेदन में यह विवरण अवश्य मांगे। अब दोस्तों, कुल मिलाकर ये यहाँ से अगर अनुमानता आंकड़ा देखें तो ये 15,000 है। एक अनुमान है, लेकिन ये 15,000 से प्लस भी हो सकता है, हमने कई बार बताया है। चूंकि 41,556 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे पहली दफा, और ये अभ्यर्थी कहीं ना कहीं उस समय भर्ती की ऐसी स्थितियां चल रही थी जिनकी वजह से कुछ इनसिक्योरिटी थी। भविष्य को सुरक्षित करते हुए इन्होंने आवेदन किया और प्रतिभाग किया, और 41,000 में वो कठिनतम परीक्षा थी। 69,000 के पेपर से कहीं ना कहीं उसका स्तर कठिन था। तो उसमें जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए होंगे, गारंटी के साथ तो नहीं कह सकते हैं कि सारे के सारे उत्तीर्ण होंगे इसमें, लेकिन कम से कम 15 से 20,000 भी उत्तीर्ण हो सकते हैं। 15,000 ये आंकड़ा तो समाचार पत्रों में दिखाया ही जा रहा है। तो 15,000 सीटें मान लिया, मोटा मोटा हम इसको ले लें। अब हम और चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी शिक्षक भर्ती का जब भी फॉर्म आता है तो उसमें जोर आजमाइश के लिए, अपने आप के योग्यता के मापदंड की चेकअप के लिए बहुत लोग फॉर्म भर देते हैं, और बहुत लोग करते भी हैं ऐसा। और अगर आप लोग चाहते हैं तो परीक्षा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो कोई गलत बात नहीं है, आप टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कूट रचित तरीके से किसी भी चीज़ में सिलेक्शन लेना, पार्टिसिपेशन की बात नहीं है, लेकिन सिलेक्शन लेना, लाभ लेना, वो गलत है। तो यहाँ पे परीक्षा लेने से लाभ तो कोई ले नहीं रहा है, उसमें अपने अनुभव को बढ़ाने के लिए, जैसे टीटी वगैरह की आप कई बार परीक्षा दें, कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। तो कुल मिलाकर लाभ नहीं ले सकते हैं। तो देखिए, अपीयरिंग के दौरान बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जो कि 1 दिसंबर 2018 को जब शासनादेश निर्गत हुआ और 6 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ, तो इस दरमियान देखिए, सबसे जो नियमतः देखें, पॉइंट लीगली देखें, तो 1 दिसंबर 2018 को समस्त शैक्षणिक अर्हताएं हो जानी चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका बैक लगा था, वो अनुत्तीर्ण थे, या कह लें जो बीएड अपीयरिंग थे उन्होंने भी आवेदन किया, बीटीसी अपीयरिंग थे, आवेदन किया, टीटी जो बहुत सारे फेल थे उन्होंने सीटेट भरा, बाद में पास हुए, तो वो सारे के सारे इसमें बाहर होंगे। तो लगभग ये आंकड़ा अगर देखें तो 10 से 11,000 हो सकता है मैक्सिमम। तो कुल मिलाकर एक उम्मीद है, आंकड़ा है कि लगभग 25 से 26,000 उत्तीर्ण अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कि क्या कह लें कि वहाँ पर वो पूरी तरीके से मिनिमम एलिजिबिलिटी को 1 दिसंबर को एक्वायर नहीं कर रहे होंगे। तो इनके यानी कि बाहर होने की एकदम से एग्जैक्ट संभावनाएं हैं।
बहुत के द्वारा क्या होता है कि वो टेट उत्तीर्ण नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी मार्क्स गलत भर के वो एग्ज़ाम दे लेते हैं कि हम एस्टेट में थोड़ा देखें कितना कैसे परफॉर्म कर पाते हैं, और नेक्स्ट बार जब भर्ती आएगी तब देखें। तो ऐसे अभ्यर्थियों की भी तादाद है वो उत्तीर्ण की संख्या में आ रहे हैं। तो ऐसे 25 से 26 हज़ार अभ्यर्थी उत्तीर्ण होंगे। तो इनको अगर देखिए 68,500 वाले, पूरी उम्मीद है कि बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें आवंटन में प्रतिभाग नहीं करेंगे और उनके द्वारा चॉइस लॉक नहीं किया जाएगा, जिससे सीटें खराब ना हों। तो कुल मिलाकर अगर ये सब आंकड़ा देखें तो कम गुणांक जिनके बन रहे हैं उनकी भी नौकरियां पक्की हो जाएंगी। अगर ऐसा होता है, और इस पर अभ्यर्थियों को प्रयास भी करना चाहिए, एकदम से हक है, जो लीगली एकदम से उसमें राइट करता है, जिसका अधिकार है पूर्णता, तो वही आए। और बाद में देखिए जिन लोगों के अपीयरिंग है या कुछ है, तो देखिए बाद में संभावनाएं अपार हैं। नेक्स्ट शिक्षक भर्तियां आ रही हैं, उनमें आपका हो जाएगा। अगर सबसे जीता जागता उदाहरण देखें तो 16,448 जो भर्ती आई थी उसमें बीटीसी 2013 बैच पूरा का पूरा बाहर हो गया था। कारण ये था कि जो शासनादेश जारी हुआ वो जून में जारी हुआ और परिणाम जो है जुलाई में आया था। तो ऐसे में सारे अभ्यर्थी बाहर हो गए थे। तो ये तभी से व्यवस्था लागू की गई है, क्योंकि 15,000 शिक्षक भर्ती में जब ऑनलाइन आवेदन लेना स्टार्ट हुआ तब उसकी बार बार डेट बढ़ती रही, और बीटीसी 2012 बैच भी उसमें पार्टिसिपेट कर गया था, और जिस वजह से मेरिट काफ़ी हाई चली गई और 11 बैच के बहुत सारे बीटीसी अभ्यर्थियों को जॉब नहीं मिली थी, जो कि पहले प्रशिक्षण ले चुके थे। तो इन सब विसंगतियों को दूर करने के लिए एक एग्जैक्ट डेट लगाई गई। कोर्ट ने निर्णय भी दिया कि एक एग्जैक्ट डेट आप जरूर डिसाइड करें कि कब तक मिनिमम एलिजिबिलिटी हो जानी चाहिए, शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए। तब से ये प्रोविज़न आया कि जिस दिन मूल शासनादेश निर्गत होगा उस दिन तक समस्त अभ्यर्थियों को समस्त शैक्षणिक जो योग्यताएं हैं उनको ले लेना चाहिए या एक्वायर करना चाहिए, अदरवाइज उनको नहीं लिया जाएगा फाइनल सिलेक्शन में। तो ये सारे के सारे आंकड़े हैं दोस्तों, कुछ जिन पर चर्चा करनी थी। अब लास्ट में हम चर्चा कर लेते हैं क्या कुछ वो महत्वपूर्ण विज्ञप्ति है जो प्रयागराज से जारी हुई है। देखिए, प्रमाण पत्रों को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में सवाल हैं, तो उनका सॉल्यूशन आपको धीरे धीरे उपलब्ध करवाया जा रहा है। देख लीजिए, ये आज के समाचार पत्रों में विज्ञप्ति आई है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज से प्राप्त प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 का प्रमाण पत्र का वितरण निम्नांकित तिथियों में किया जाएगा। अतः सिर्फ 69,000 अध्यापक भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु तो अपने साथ प्रवेश पत्र, एक फोटो, पहचान पत्र, हाई स्कूल से स्नातक, परास्नातक, प्रशिक्षण बीएड, इसकी मूल कॉपी छाया प्रति के साथ अभ्यर्थियों को स्वयं उपस्थित होकर अपना प्रमाण पत्र निम्नवत कार्यक्रम अनुसार लेना चाहिए। अनुक्रमांक इतने से इतने तक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको हमारे टेलीग्राम चैनल में भी देख सकते हैं। तो 15 तारीख से दोस्तों ये प्रमाण पत्र 21 तारीख तक मिलेंगे। संतोष कुमार मिश्र, प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रयागराज। जिनको प्रूफ चाहिए तो लो भैया, ये है, ये ऑफिशियल विज्ञप्ति है, प्रयागराज डाइट से ये जारी हुई है। और देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थियों के लगातार कमेंट आते रहते हैं कि सर हमारे ज़िले में कब होगा। तो दोस्तों ये है कि कुछ विज्ञप्तियां जो हमको मिल जाती हैं विभिन्न रिसोर्सेज से, तो हम उन सबको आप तक पहुंचा देते हैं। लेकिन आप अपने जनपद स्तर पर, डाइट पर, किसी भी कैसे भी माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि कब से प्रमाण पत्रों का वितरण होना सुनिश्चित है। तो उस उक्त तिथि पर आप जाके प्रमाण पत्र ले लें, क्योंकि इन सब की आवश्यकता आपको काउंसलिंग के दौरान होने वाली है। और काउंसलिंग को लेकर जो स्थितियां हैं वो सामान्य होने वाली हैं। आपको लॉकडाउन में भी काउंसलिंग के लिए जो जिनका जनपद आवंटन हो जाएगा उनको पास बनाया जा सकता है, या संबंधित जो प्रमाण पत्र है उसको दिखा के आप जाके किसी भी जनपद में काउंसलिंग करा सकते हैं, वहां अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और मोबाइल नंबर को लेकर परेशान ना हो, जिनका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर खो गया है, कुछ भी है, कैसे भी है, तो उसके लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होगा बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा। देखते हैं क्या कुछ उनके द्वारा। पिछली बार तो प्रोविजन था कि बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज में जाके आप वहाँ पे एक फॉर्म भरेंगे, फिर आपका नंबर चेंज कर दिया जाएगा। लेकिन इस बार देखते हैं कि लॉकडाउन की स्थितियों को देखते हुए क्या कुछ डिसीजन लिया जाता है। तो ये सारी की सारी अपडेट्स थी। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण एनालिसिस और महत्वपूर्ण विज्ञप्तियां, शासनादेश आपको समय समय पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।